कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट अचानक ही गायब हो जाता है। 10वीं क्लास का ये छात्र करीब 1.5 महीने तक गायब रहता है और जब मिलता है तो एक लाश की शक्ल में। जी हाँ, उसकी लाश 1.5 महीने बाद एक खेत में मिलती है। उसके माता पिता उसकी शिनाख्त करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अंतिम संस्कार के लिए अस्थियां नहीं देती। आखिर 1.5 साल तक उन्हें ये अस्थियां नहीं दी जाती हैं। और इतना ही नहीं, इन 1.5 सालों के दौरान इस किशोर का कातिल भी सबके सामने खुलेआम घूमता रहता है। आखिर क्या है इस रहस्यमयी कहानी का पूरा सच, जानेंगे आज इसी कहानी के बारे में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं निर्मल सिंह बैस। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है दमोह जिले के पथरिया थाना इलाके में पड़ने वाले गांव पिपरिया छक्का से। यहां रहने वाले श्यामले पटेल इस कहानी के मुख्य किरदार हैं और यूं कहना चाहिए कि उन्हीं से इस कहानी की शुरुआत की जाए तो ठीक होगा। जी हां, श्यामले पटेल की मौत के बाद पहले आपको ये बता दें कि श्यामले पटेल पिपरिया छक्का गांव के एक संपन्न किसानों में से हैं। अच्छी खासी उनकी जमीन जायदाद है। इतना ही नहीं, दमोह में भी उनकी प्रॉपर्टी रहती है। बहरहाल, इत्तफाकन दुर्भाग्य से जब श्यामले पटेल की मौत हो जाती है, तभी से इस कहानी की शुरुआत, यानी कि जो ट्विस्ट कहानी में आप देखेंगे आगे चल के, उनके बीच पड़ जाते हैं। श्यामले पटेल की मौत के बाद उनकी पत्नी दूसरी शादी धनीराम पटेल से कर लेती हैं। धनीराम पटेल एक तरह से घर जमाई बनकर रहते हैं। अब श्यामले पटेल से जो उनकी औलाद रहती है, उनका इकलौता बेटा रहता है लक्ष्मण पटेल। और वक्त गुजरता है, धनीराम पटेल से भी एक संतान होती है, दशरथ पटेल उसका नाम रखते हैं। अब लक्ष्मण पटेल और दशरथ पटेल ये आपस में सौतेले भाई हो जाते हैं। वक्त अपनी रफ्तार पर रहता है और जिंदगी का पहिया घूमता है। दुर्भाग्य से धनीराम पटेल की भी मौत हो जाती है और इसी के साथ शुरू होता है विवादों का सिलसिला। जी हाँ, बड़े भाई लक्ष्मण पटेल से दशरथ पटेल प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगते हैं और मामला पंचायत में जाता है गांव की। और गांव की पंचायत में यह तय किया जाता है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से धनीराम पटेल का सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं था। वो एक तरह से घर जवाई की हैसियत से रह रहे थे और साथ ही साथ खून के संबंध भी नहीं थे। खून के संबंध इस लिहाज से कि आमतौर पर पिता एक रहता है, माताएं 2 रहती हैं। यहाँ माँ एक है और पिता 2 हैं, लिहाजा उनका संबंध भी यहाँ नहीं है। इसलिए पंचायत ये फैसला सुनाती है कि लक्ष्मण पटेल को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो दशरथ पटेल को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दें। लेकिन बावजूद इसके लक्ष्मण पटेल दरियादिली दिखाते हैं और अपने सौतेले भाई, छोटे सौतेले भाई दशरथ पटेल को अच्छा खासा प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देते हैं, खेत भी, इनकी ज़मीन भी दे देते हैं, जिससे कि वो सम्मानपूर्वक जिंदगी जी सके। वक्त फिर अपनी रफ्तार पकड़ता है और इसी के साथ दशरथ पटेल के यहाँ एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम मानवेंद्र सिंह रखा जाता है। इत्तफाकन समय गुजरने के साथ साथ जो लक्ष्मण पटेल हैं और उनकी पत्नी यशोदा, इनके यहाँ कोई संतान नहीं होती है। और उससे ये भी कहा जाता है मानवेंद्र सिंह से कि चूंकि तुम्हारे ताऊ जो कि लक्ष्मण पटेल हैं, उनके यहाँ संतान नहीं है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी तो एक दिन तुम्हारे ही नाम होगी। मानवेंद्र सिंह ये सुनते हुए बड़ा हो रहा है और इधर तमाम मन्नतें और मंदिरों में भगवान के दर्शन के बावजूद दशरथ और यशोदा की गोद हरी नहीं हो पा रही है। तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार दशरथ और यशोदा चिकित्सकीय परामर्श लेते हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं। लिहाजा IVF पद्धति से उनका गर्भाधान किया जाता है और जो सक्सेसफुल रहता है
तो अचानक ही ये खबर जब एक दिन मिलती है दशरथ पटेल और उनकी पत्नी को, तो वो चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर चूंकि एक खुशखबरी वाली बात थी और 9 महीने बाद करीब लक्ष्मण सिंह के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम जयराज सिंह रखा जाता है। जाहिर सी बात है कि जयराज के आने के बाद लक्ष्मण पटेल की जीवन में, उनकी पत्नी के जीवन में, यशोदा के जीवन में एक अलग ही उत्साह और उमंग का संचार हो जाता है और बड़े ही नाज और लाड़ प्यार के साथ जो है जयराज की पैदाइश के बाद परवरिश होती है और किसी भी चीज़ की कमी उसे नहीं रखी जाती है। और जयराज का एडमिशन जो है सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल दमोह में करा दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जयराज के पैदा होने के बाद कहीं ना कहीं मानवेंद्र सिंह के सपनों में कुठाराघात होता है, सपनों उसके चकनाचूर हो जाते हैं और मानवेंद्र सिंह ये कहीं ना कहीं जयराज उस मानवेंद्र सिंह की नज़रों में खटकने लगता है। इस कहानी में अगला ट्विस्ट 28 मार्च 2023 को तब आता है जब जयराज स्कूल से घर वापस नहीं लौटता है। जयराज जब तय समय पर घर नहीं आता है तो उसके पिता लक्ष्मण और माता बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं और आखिर देखने के लिए लक्ष्मण जब स्कूल जाते हैं तो पता चलता है कि जयराज तो अपनी जो बस से रोज का उनका जिस बस से जाना है उससे वापस लौट चुके हैं अपने गांव की ओर। जब लक्ष्मण गांव में आके पता करते हैं तो ये पता चलता है कि जयराज अपने सौतेले भाई मानवेंद्र सिंह के साथ मोटरसाइकिल से जाता हुआ अंतिम बार नजर आया था। जब लक्ष्मण इस बारे में मानवेंद्र सिंह से बात करते हैं तो वो साफ मुकर जाता है कि वो तो आज जयराज से मिला ही नहीं। समय गुजरने के साथ जो है लक्ष्मण की धड़कनें बनने लगती हैं और वो जरा भी देर नहीं करते और उसी दिन ये घोषणा कर देते हैं, ये ऐलान कर देते हैं कि जो भी जयराज के बारे में सुराग देगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही अगले दिन यानी कि 29 मार्च को पथरिया थाने में जयराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है और इस रिपोर्ट में लक्ष्मण सीधा सीधा शक अपना मानवेंद्र सिंह के ऊपर भी जाहिर करते हैं। लेकिन इस समय चूंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था मानवेंद्र सिंह के खिलाफ तो जाहिर सी बात है कि मानवेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। इस तरह से करीब 1.5 माह गुजर जाता है। एक दिन अचानक खबर मिलती है कि लक्ष्मण के खेत में एक नरकंकाल पड़ा हुआ है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो ऐसा समझ जान पड़ता है कि इस कंकाल को जमीन में गाड़ा था और जानवरों ने इसे बाहर निकाल दिया है। और लक्ष्मण के खेत पर कंकाल मिलने की सूचना पाते ही जैसे ही सूचना लक्ष्मण और उसकी पत्नी यशोदा को लगती है, उनको भी कहीं ना कहीं अनिष्ट की आशंका सताने लगती है और वो दौड़े दौड़े जो है लक्ष्मण सिंह के खेत पर जाते हैं और वहां कंकाल के कपड़े और बेल्ट देखकर दोनों ही इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये उनका बेटा जयराज ही है। पर सवाल यह था कि बिना शिनाख्त के जो नरकंकाल है वो भी अंतिम संस्कार के लिए पुलिस लक्ष्मण और उसकी पत्नी को नहीं दे सकती थी। लिहाजा पुलिस पंचनामा बनाकर उसे जब्त कर लेती है और डीएनए के लिए सागर लैब उसे भेज दिया जाता है। अब अचरज की बात तो तब होती है जब ये डीएनए मैच नहीं करता है और इस बात का प्रमाण नहीं मिल पाता है कि यशोदा उसकी माता है या लक्ष्मण उसका पिता है। इस बात से को सुनते ही लक्ष्मण और यशोदा निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके बेटे की अंतिम संस्कार के लिए अस्थियां चाहिए थी और उनका यह भी मानना था कि जब तक बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लिहाजा लक्ष्मण और यशोदा पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाते हैं। इसके बाद पुलिस जो है सबसे जो प्रतिष्ठित देश की चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला है वहां डीएनए के लिए भेजती है सैंपल। लेकिन आश्चर्य की बात है कि यहां भी डीएनए सैंपल आपस में मैच नहीं खाते हैं और जाहिर सी बात है कि इस दौरान मानवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी का भी कोई आधार पुलिस के सामने नहीं रहता है तो वो भी उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। अब विडंबना देखिए कि माता पिता को पता है कि उनके बेटे की अस्थियां हैं, उसका शव है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार वो नहीं कर पाते हैं। वक्त गुजरता है, दमोह के एसपी बदलते हैं। एसपी श्रुति कीर्त
सोमवंशी जो है पद संभालते हैं। साथ ही पथरिया थाने के टीआई भी बदल जाते हैं। अब सुधीर बैगी यहाँ पर नए टीआई पदस्थ होते हैं। लिहाजा लक्ष्मण नए एसपी से मिलते हैं, फिर एक बार गुहार लगाते हैं। नए कप्तान जो है मामले की फिर से एक बार छानबीन के निर्देश देते हैं। और हम आपको बता दें कि इस मामले में एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा शुरू से ही रुचि रह रहे थे। लिहाजा नए एसपी के नए कप्तान के आने के बाद वो एक बार और अपनी पड़ताल तेज कर देते हैं। और इसके लिए संदीप मिश्रा कई किताबों को छान मारते हैं, कई किताबें पढ़ डालते हैं। उसके बाद एक अमेरिकन डीएनए की एक अमेरिकन किताब उनके हाथ लगती है, जिसमें बताया जाता है कि इस तरीके के मामलों में यदि मुंह की लार और पसीने के डीएनए का मिलान किया जाए तो शव की शिनाख्त हो सकती है। लिहाजा जब ये बात लक्ष्मण को बताते हैं एडिशनल एसपी, तो लक्ष्मण चूंकि अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, हर सामान उसका उन्होंने संभाल के रखा था, तो एक सीटी, टोपी और आइडेंटिटी कार्ड ये पुलिस के हवाले करते हैं। इनको फिर डीएनए के लिए भेजा जाता है। अब इत्तेफाक देखिए, इस बार जो है पुलिस की मेहनत रंग लाती है और ये साबित हो जाता है कि ये जो शव है ये जयराज का ही है और उसकी मां से उसके डीएनए का मिलान हो गया होता है। इसके बाद शव को जो है जो कंकाल के रूप में रहता है उसे दे दिया जाता है। लक्ष्मण और यशोदा बड़े भरे दिल से अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं। और इधर पुलिस के पास ये तथ्य आ जाते हैं, सबूत आ जाते हैं, लिहाजा वो मानवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी कर लेती है। मानवेंद्र सिंह से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये बताता है कि उसे, चूंकि वो बचपन से ही ये सुनते हुए पला बड़ा था कि करोड़ों की संपत्ति का वारिस है, लेकिन जयराज के आने के बाद उसके हाथ कुछ भी नजर आता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लिहाजा उसने जयराज सिंह का कत्ल कर दिया। घटना वाले दिन मानवेंद्र सिंह जयराज को मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेत ले जाता है और उसकी वजह यह रहती है कि जयराज को उसके पिता मोटरसाइकिल भी चलाने इसलिए नहीं देते कि उनको अनहोनी का डर रहता है, एक्सीडेंट का डर रहता था। और जयराज चूंकि मोटरसाइकिल चलाने की इच्छा रखता था, लिहाजा वो मानवेंद्र सिंह के साथ चला जाता है। मानवेंद्र सिंह जयराज को अपने खेत में ले जाता है, जहां उसने गला घोट के जयराज सिंह की हत्या कर दी होती है और उसका शव जो है अपने ही खेत में दफन कर देता है। दोस्तों, संपत्ति के मामले में ये अक्सर देखा गया है कि ये भाई को भाई के खून का प्यासा बना देती है। इस कहानी की अगर बात की जाए तो लक्ष्मण ने दरियादिली का परिचय दिया, बिना हक के अपने सौतेले भाई दशरथ को पर्याप्त संपत्ति दी, जमीन जायदाद दिया। बावजूद इसके यदि दशरथ और उसकी पत्नी अपने बेटे को सही परवरिश देते तो शायद ये नौबत नहीं आती, ये दिन नहीं देखना पड़ते, एक माँ बाप को उनका चिराग नहीं खोना पड़ता। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलिए अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।